क्लास 10 साइंस पेपर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-2024 सेक्शन ई के क्या पॉसिबल आंसर्स हैं। हम बात करेंगे सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 की। सेट 1 का सेक्शन ई अलग था, लेकिन सेट 2 और सेट 3 का सेक्शन ई सेम था। इसके अलावा सेक्शन ए बी सी उनको भी सॉल्व कर लिया गया है। सेट 1 2 3 सारों के सेक्शन ए वगैरह सॉल्व कर लिए गए हैं। उनके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेक्शन ई में देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था पहला, 37 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। इसमें कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में रेजिस्टेंस बतानी थी कितनी होगी, टोटल रेजिस्टेंस। ए एंड बी देखिए ये रहे, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो 4 + 6 + 16, यहाँ सिंपली बस आपको प्लस करना था, तो ये हो जाएगा 26 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 26 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी होगी देखिए। तो बी एंड सी के बीच में देखिए, ये बी एंड सी है, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पैरेलल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2, यानी कि 1/8 + 1/8, ये हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4। फिर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो बी का आंसर हो गया 4 ओम। सी में पूछा गया था कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द बैटरी व्हेन की इज़ क्लोज्ड। करंट कैलकुलेट करना था आपको। तो पहले आप इसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना बना था हमारा 26, और इसका रेजिस्टेंस बना था 4। तो 26 + 4 टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिवन है हमें 6 वोल्ट। यहाँ से आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो I की वैल्यू के लिए V = IR वाला हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो V = IR वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि R हमारे पास 30 ओम है, V की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो V = IR वाला फॉर्मूला देखिए, V = IR। V की वैल्यू हमारे पास है 6, R की वैल्यू है 30, तो 6/30 एम्पियर = I की वैल्यू, या इसे आप 1/5 भी कह सकते हैं, 1/5 एम्पियर। डेसिमल्स में निकालें तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। इसी के और में एक क्वेश्चन था, इन द अबव सर्किट अगर 16 ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स ऑफ 8 ओम, विच वन ऑफ द 2 विल हैव मोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हमें कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पे होगा, 16 ओम वाले रेजिस्टेंस में या फिर जो कॉम्बिनेशन है 8 ओम वाला उनका। तो एक तो हमारा ये 16 ओम है, एक ये कॉम्बिनेशन है दोनों का 8 ओम का। तो इसका तो रेजिस्टेंस 16 ओम ही है, और इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया था 4 ओम। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो V = IR। तो V = IR, पहले I देखिए सेम रहेगा सबके लिए। इस कॉम्बिनेशन के लिए भी I की वैल्यू सेम, और ये सब सीरीज़ में हो गए एक तरह से इस कॉम्बिनेशन को लेकर, तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। करंट की वैल्यू हमारी आई थी 1/5 या 0.2 कह लीजिए। तो I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं 0.2 × 16, तो ये आ जाएगा 3.2। और यहाँ पर V = IR आप यूज़ करते हैं, तो I की वैल्यू 0.2 और R की वैल्यू 4, तो 0.8 आएगा। तो साफ दिख रहा है कि 16 ओम रेजिस्टेंस में 3.2 आंसर आ रहा है, जबकि जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे 0.8 वोल्ट आ रहा है। तो 16 ओम वाले रेजिस्टेंस में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है लगेगा या है। तो इस तरह से सॉल्व करके आप दिखा देते तो वहाँ से जस्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती। 38th क्वेश्चन जो था, इसमें एक पार्ट ऐसा है, उसमें
उसका आंसर क्या बनेगा पता नहीं चल रहा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में भी उसका आंसर जो मेंशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन ये था कि पहले देखते हैं सवाल क्या था। 3 मेटल्स थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। तीनों को रब कर लिया गया सैंड पेपर के साथ और उनको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। बाकी थर्मोमीटर वगैरह लगा दिया गया है और इनके बल्ब्स को जो है एसिड में डिप कर दिया गया है। उसके बाद बबल्स बनेंगे और बबल्स किस वाली टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा बन रहे हैं फास्ट, वो सब नोट किया गया है। इस सब को करने के बाद पूछते हैं कि विच व्हेन एक्टिविटी वाज डन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन विच वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 मेटल्स थे, देखिए एक मैग्नीशियम था, एक एल्यूमिनियम और एक आयरन। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे होता है, तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इसमें सबसे ज़्यादा होगा और टेम्परेचर भी हाईएस्ट इस केस में शो होगा। तो पहले का आंसर तो हो जाएगा मैग्नीशियम। और ऑप्शन बी में कहा गया कि विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव रीज़न। अब देखिए रिएक्ट तो तीनों ही करेंगे। एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता अगर हम उसको सैंड पेपर से रब ना करते, क्योंकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, तो उसका रिएक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब सैंड पेपर से रब कर दिया गया है फिर तो वो भी रिएक्शन करेगा। और एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है प्रॉपरली कि जब ये एक्टिविटी की गई थी तो एक्टिविटी में ये भी मेंशन है कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि मैग्नीशियम सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो एनसीईआरटी मेंशन है कि ये तीनों चारों रिएक्शन करेंगे, बस ये है कि मैग्नीशियम फास्ट रिएक्शन करेगा और आयरन स्लो करेगा। तो रिएक्शन तो सारे कर रहे हैं, तो पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि एनसीईआरटी की बुक में ही मेंशन है कि तीनों के तीनों रिएक्ट कर रहे हैं, बस इनके रिएक्ट करने की स्पीड अलग है। तो इसका आंसर क्या लिखें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप चाहें तो एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, वो लेयर उसको प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन जब सैंड पेपर से रब कर दिया गया तो खैर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉन्ट्रोवर्शियल है। बात करते हैं क्वेश्चन सी की। वाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका आंसर आप लिखते हैं कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो जब मेटल से रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को H2O में, जिस वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती, क्योंकि वो H2O में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रीज़न आप लिख देते हैं। इसी के और में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज डिसाइडेड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं जिस केस में ज़्यादा हीट निकल रही है तो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं यहाँ पे आप। या डिस्प्लेसमेंट से तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आंसर दिया जाए यहाँ पे या फिर एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्मोमीटर्स वगैरह का यूज़ किया गया है, तो थर्मोमीटर्स के यूज़ करने से टेम्परेचर जिसमें ज़्यादा निकलेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद यू हैव 2 मेटल्स एक्स एंड वाई, हाउ वुड यू डिसाइड विच इज़ रिएक्टिव देन अदर। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन मेटल्स की रिएक्शन करवा सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिस केस में ज़्यादा हीट निकल रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे। 39th क्वेश्चन था, इसमें किडनीज के बारे में बात की गई थी। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। उसके बाद कहा जाता है कि बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि इन्फेक्शंस, इंजरी जो है, ये सब किडनी के बारे में सब बताया गया था। क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। तो इसमें आपकी बुक में जो नेफ्रॉन का डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है किडनी में। लेकिन जो ब्रांच है रीनल आर्टरी की वो नेफ्रॉन में
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो यहाँ सीधा पूछा हुआ था कि आर्टरी कौन सी है, तो रीनल आर्टरी कह सकते हैं आप। और इसको अगर आप प्रॉपर लिखें तो इसे आप कह सकते हैं कि लेफ्ट रीनल आर्टरी। बट लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों ही होती हैं, तो आप सीधा रीनल आर्टरी इसका आंसर दे सकते थे। उसके बाद नेम द क्लस्टर द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बाउमेंस कैप्सूल। तो डायग्राम में आपको बाउमेंस कैप्सूल के अंदर मिलेगा ग्लोमेरुल्स, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेम द ऑर्गन विच स्टोर्स यूरिन। तो यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और ये किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस कंट्रोल में होता है। उसके बाद लिस्ट 2 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड स्टेट इन ब्रीफ देयर फंक्शंस। तो 2 मेजर स्टेप्स बताने हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में होते हैं। एक तो देखिए फिल्ट्रेशन, जब बाउमेंस कैप्सूल में ब्लड फिल्टर होता है, और दूसरा रीएब्सॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेशन से देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो जाएगा ब्लड से, और रीएब्जॉर्प्शन से जो भी फिल्ट्रेट है, जो भी फिल्टर हुआ है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, वाटर हो गया, ये सब दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो ये सब आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सी जो था, इसमें था इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होती है? तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होती है। उसके बाद कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि द अमाउंट ऑफ वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होगा? तो वो डिपेंड करेगा देखिए कि कितना एक्सेस वाटर बॉडी में पहले ही है और कितना डिजोल्व वेस्ट को एक्सक्रीट करना है। तो ये 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो ये थे सेक्शन ई के पॉसिबल आंसर्स। सेक्शन ई के सेट 1 के जो आंसर्स हैं उन्हें भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।